हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वेव्स की थ्योरी का पार्ट फर्स्ट। ये हमारा डिस्क्लेमर है। तो लास्ट 5 इयर्स के अकॉर्डिंग अगर हम इस वेव चैप्टर का वेटेज देखें तो ये 1.94% है। और जैसे 2024 में इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, 23 में एक आया, 22 में एक आया, 21 में एक आया, 20 में एक आया। जो डिफिकल्टी लेवल थी वो एवरेज और साथ में यहाँ पर एक साल इजी भी देखा गया है। कॉन्सेप्ट्स किस टॉपिक से आए हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन प्रोग्रेसिव वेव्स, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन प्रोग्रेसिव वेव, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन प्रोग्रेसिव वेव और वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। तो इन टॉपिक से ही जो क्वेश्चंस हैं वो बन रहे हैं, तो हमें फोकस भी इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर रहना है। और साथ ही में जो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस चूज करने हैं सॉल्व करने के लिए, तो एवरेज लेवल वाले ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस करने हैं और कुछ इजी क्वेश्चंस पर भी ध्यान देना है। डिफिकल्ट की तरफ इस पे नहीं जाना है, क्योंकि देखो वेटेज भी कम है और 2024 में आया भी नहीं है ये। तो इस टॉपिक को हमें एवरेज क्वेश्चंस को लगाते हुए, ज़्यादा समय ना देते हुए, इसको इतना कर लेना है कि अगर क्वेश्चन आया तो आसानी से कर लेंगे। क्लियर? क्योंकि इस पे ज़्यादा समय देंगे, वेटेज इसका कम है। तो यहाँ पर अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग वही बेस से स्टार्ट करेंगे। सो वेव मोशन क्या होता है जानेंगे, देन स्पीड ऑफ वेव्स, साउंड वेव्स क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव और हार्मोनिक वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो इन सभी चीजों को आज हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहली बात यहां पर है वेव मोशन की। तो वेव मोशन में जो डिस्टरबेंस है वो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी मीडियम पर। अगर हम ये कहें कि जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो अपनी जगह पर ऑसिलेट कर रहे होते हैं किसी एक जहां पर वो चीज जो पार्टिकल जहां पर मौजूद है वहां पर एक मान लेते हैं कि एक मीन पोजीशन है, उस मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे होते हैं। और वेव्स का फॉर्मेशन ऐसा हमें दिखाई देता है कि मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह वो जो डिस्टरबेंस है वो ट्रेवल कर रहा है। एक्चुअल में पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता इधर से उधर। यानी कि जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड में अगर आपको वेव दिखाई दे रही है तो ऐसा नहीं हो रहा कि जो वेव आपको जनरेट होती हुई दिखाई दी है पॉन्ड के मिडिल में, तो वहां से पार्टिकल कोई एंड तक जा रहा है। जो पार्टिकल जहां पर है वो वैसे ही रहते हैं, बस ऑसिलेट कर रहे होते हैं अपने मीन पोजीशन के अबाउट। जो वो डिस्टरबेंस है वो ट्रेवल करता है इधर से उधर और उसी को ही हम लोग वेव्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट ट्रेवल देमसेल्व्स अलोंग विद द वेव। इंस्टेड वो अपना एक मीन पोजीशन पर, जिसको कि हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, उसके अबाउट बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट कर रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो जो डिस्टरबेंस है, एनर्जी है, मोमेंटम है, वो ट्रांसफर होता है। अब हमारे पास वेव्स कई तरीके की होती है, जिनमें से एक है वेव हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या मतलब है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में मतलब ये है कि जैसे ये मान लीजिए पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर ऑसिलेट कर रहे हैं और जो डिस्टरबेंस है उसके ट्रेवल होने की डायरेक्शन भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही है। यानी कि जिस डायरेक्शन पर डिस्टरबेंस उसी डायरेक्शन पर जो ऑसिलेशन है पार्टिकल का वो। सो ये हम कहेंगे कि जो ये इस तरीके की वेव्स फॉर्म होंगी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। तो व्हेन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, देन वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। These waves propagate in the form of compressions and rarefactions। अब ये जो वेव है वो प्रोपोगेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो ये चीज देखिए, मैं जो भी अभी मैं चीजें बता रहा हूँ ये मानते हुए बता रहा हूँ कि आपने इनको पढ़ा हुआ है। तो रिवीजन के तौर पर मैं चीजें बता रहा हूँ, इस वजह से जल्दी जल्दी लेकर चल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या होती हैं, उन पर मैं फोकस्ड रहते हुए ये बता रहा हूं कि ये चीज है। ओके, तो दे इन्वॉल्व चेंजेस इन प्रेशर एंड डेंसिटी। अब यहां पर जब हम बोल रहे हैं कि कंप्रेशन और रेयर फैक्शन हो रहा है, तो एक्चुअल में वहां पर या तो प्रेशर का वेरिएशन हो रहा होगा या तो डेंसिटी का वेरिएशन हो रहा होगा, या तो दोनों हो सकता है। तो द मीडियम ऑफ प्रोपगेशन मस्ट पोजेस इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। तो इस तरीके के कंप्रेशन और रेयर फैक्शन को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो मीडियम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? इलास्टिसिटी होनी चाहिए उस पर।
यानी कि बल्क मॉडुलस मौजूद होना चाहिए। इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम बल्क मॉडुलस बोलते हैं ना, तो ये चीज मौजूद होनी चाहिए। यानी कि अब बल्क मॉडुलस जो है वो सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस तीनों में अवेलेबल होता है, या तीनों में प्रोड्यूस हो सकता है। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही ट्रेवल कर सकती हैं। सो यहां से एक और चीज निकल कर आती है कि ये जो हमारी वेव्स हैं, इनको मीडियम की जरूरत पड़ रही है। फिर आते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जब पार्टिकल उस मीडियम का वाइब्रेट कर रहा होता है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए यहां पर ये वर्टिकल डायरेक्शन पर ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है, बट जो हमें डायरेक्शन ऑफ वेव दिखाई दे रही है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर दिख रही है। तो दो डिफरेंट डायरेक्शन पर यहां पर चीजें हो रही हैं। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो डिफरेंट है ऑसिलेशन की डायरेक्शन से। So when the particles of medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave, then wave is called transverse wave. These waves propagate in the form of crests and troughs. So इसमें वो वाला पोर्शन जहां पर कि ये ऊपर ऐसे उठा होता है उसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, और जहां पर ये इस तरीके से नीचे दबा होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। तो यहां पर पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, बट ये जो डिस्टर्बेंस है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर ट्रेवल कर रहा है, यानी कि इस ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर, और वहां पर फॉर्म होते हैं कुछ इस तरीके के क्रेस्ट और ट्रफ्स। ये जो वेव है ये देखो सॉलिड पर बन सकती हैं, लिक्विड के सरफेस पर सिर्फ बनेंगी, और गैस में तो कभी बनेंगी ही नहीं। ये चीज यहां से ध्यान रखिए, जो ट्रांसवर्स वेव है वो सॉलिड्स पर फॉर्म हो सकती हैं, लिक्विड्स के सरफेस पर फॉर्म हो सकती हैं, बट गैस में कभी भी फॉर्म नहीं होंगी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में फॉर्म हो रहा था, जबकि ट्रांसवर्स वेव सॉलिड में तो फॉर्म होंगी, लिक्विड्स के सिर्फ और सिर्फ सरफेस में, और गैस के किसी भी जगह पर ये फॉर्म नहीं होगा, ना तो सरफेस पे ना किसी बल्क में, कहीं पर फॉर्म ये नहीं होगा। ठीक है, फिर है हमारे पास कि जो ये हमारा वेव मोशन है उसको समझने के लिए कुछ हम लोग टर्म्स का यूज करते हैं। तो टर्म्स यूज्ड इन वेव मोशन उनको थोड़ा देख लेते हैं, कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। सो एंगुलर वेव नंबर, क्या एंगुलर वेव नंबर, इसका क्या मीनिंग है? सो नंबर ऑफ वेवलेंथ इन द डिस्टेंस 2 पाई इज कॉल्ड द वेव नंबर और प्रोपोगेशन कांस्टेंट। जैसे कि है k बराबर 2 पाई बाई लेमडा रेडियन पर मीटर। यहां पर ये जो k है इसको हम लोग बोलते हैं 2 पाई, मतलब डिफाइंड है ये 2 पाई बाई लेमडा। लेमडा है वेवलेंथ और 2 पाई बाई लेमडा ये हो गया हमारा एंगुलर वेव नंबर। जब सिर्फ 1 बाई लेमडा होता है तो उसको वेव नंबर बोलते हैं। क्या? जब सिर्फ और सिर्फ 1 बाई लेमडा होता है, 1 बाई लेमडा की वैल्यू वेव नंबर कहलाती है। जब उस पर 2 पाई का मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो वो बन जा रहा है एंगुलर वेव नंबर। फिर बात आती है पार्टिकल के वेलोसिटी की। तो ये जो पार्टिकल वेलोसिटी है इसका मतलब ये है कि देखो पार्टिकल जो उस मीडियम का है, उस वेव में जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि वेव जिस जगह से निकल रही है और जहां तक जा रही है पार्टिकल वहां से लेकर वहां तक जा रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है। तो बेसिकली जो पार्टिकल के ऑसिलेशन की वेलोसिटी है हम उसकी बात कर रहे हैं। सो इट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि वो जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं जिसपे कि एसएचएम हो रहा है उसकी हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये v बराबर dy बाई dt लिखा जा सकता है, और y यहां पर डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ दैट पार्टिकल। वेव वेलोसिटी, देखो ये हो गई पार्टिकल वेलोसिटी, अब बात हो रही वेव वेलोसिटी की। वेव वेलोसिटी का मतलब ये है कि जो डिस्टरबेंस है वो किस स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है। तो वेव वेलोसिटी निकालने के लिए अब ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो वेव वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहें एक ट्रांसवर्स वेव मोशन में, तो v बराबर हो जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें एक वेव के बारे में पता होता है, जैसे कि वेवलेंथ और टाइम पीरियड, तो ये निकल कर आता है कि वेव वेलोसिटी डिफाइन की जा सकती है लैम्डा बाई टी।
जहां पर कैपिटल टी जो आपको दिख रहा है ये टाइम पीरियड है और जो लैम्डा है वो वेवलेंथ है। ये चीज कैसे निकल कर आई अभी उसका हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, ये चीज बन गई हमारे यहाँ पर कि वेव वेलोसिटी बराबर हो गया लैम्डा बाई टी। इसी को ही आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं 1/t टाइम्स लैम्डा। अब ये 1/t टाइम्स लैम्डा ये जो लिखा हुआ है, गौर से देखिए, अभी हमने यहां पर डिफाइन किया है k को 2 पाई बाई लैम्डा, यानी कि अगर ये जो लैम्डा लिखा हुआ है इसका हम यूज करें और ये जो टाइम पीरियड है इसका यूज करें 2 पाई के साथ, तो क्या कोई दूसरी क्वांटिटी बन सकती है? तो हमने क्या किया, 2 पाई का मल्टीप्लाई और 2 पाई का डिवाइड करा दिया, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 पाई मल्टीप्लाई करा दिया। सो यहां पर ये जो बनेगा 2 पाई बाई कैपिटल टी, ये बन जाएगा ओमेगा के बराबर, तो ये आ गया ओमेगा। अब यहां पर जो डिनोमिनेटर में 2 पाई होगा उस 2 पाई को हम लोग डिवाइड कर देंगे इस लैम्डा से, लैम्डा आ जाएगा नीचे तो 2 पाई बाई लैम्डा बन जाएगा और 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर था तो ये बन गया के, यानी कि v बराबर हो गया ओमेगा बाई के। सो क्वेश्चन में अगर आपको ओमेगा पता है, के पता है तो v निकल आएगा, अगर आपको लैम्डा और t पता है तो जो वेव वेलोसिटी है वो निकल कर आ जाएगी। सो इसी जगह से हम एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको, और वो ये है कि 1 बाई जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी के बराबर। सो 1 बाई टाइम पीरियड हो गया न्यू, यानी कि v बराबर न्यू लैम्डा। क्या हो गया? v बराबर न्यू लैम्डा। अब बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, यानी कि ये देखो जो इक्वेशन है वो क्या करती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि ऑसिलेशंस के केस पर हमारे पास एक इक्वेशन थी d2y/dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर y बराबर 0। वो एक इक्वेशन थी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करती है। वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके सॉल्यूशंस सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। सो यहां पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके सॉल्यूशंस जो हमें मिलेंगे वो वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो d2y/dx² बराबर 1/v² d2y/dt2 होता है, जहां पर v है वेलोसिटी ऑफ द वेव। अब ये जो स्पीड ऑफ वेव है इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि दो तरीके की वेव हमने अभी देखी, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव अगर हमें निकालना हो तो ट्रांसवर्स वेव कहां कहां फॉर्म होती है? सॉलिड एंड इन द सरफेस ऑफ लिक्विड, गैसेस पर ये फॉर्म नहीं होते हैं। सो द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ सॉलिड एंड इन केस ऑफ अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग कैन बी ऑब्टेन्ड थ्योरेटिकली, और ये निकल कर आता है v बराबर अंडर रूट ईटा बाई रो। ईटा जहां पर है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ईटा जहां पर क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और रो है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। इसको कैसे यूज करना है आइए वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया? स्ट्रिंग को हमने क्लैंप कर रखा है दो साइड्स पर और वो स्ट्रेच्ड है, एकदम उस पे लैग नहीं, ठीक है, किसी भी तरीके का ऐसे उस पे लैग नहीं है, लैगिंग नहीं है। अब क्या कर सकते हैं उस पे कि अगर हम उसको थोड़ा सा प्लग कर दें और छोड़ दें तो वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। अब वहां पर जब वो स्ट्रिंग ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही होगी तो हमें उस पे एक वेव दिखाई देगी जो कि उस पे ट्रेवल करती हुई हमें समझ पर आएगी। या हम ये कर सकते हैं कि हमने एक एंड जो रस्सी का है उसको बांधा और दूसरी तरफ से उसको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उस पे वेव हमें बनती हुई दिखाई देगी। इस तरीके के केस में अगर हमें उस सॉलिड के लिए ईटा की वैल्यू पता हो और उस सॉलिड का जो डेंसिटी है वो पता हो, तो हम बता सकते हैं कि उस पे जो वेलोसिटी है वेव की वो कितनी होगी, यानी कि v बराबर हो जाएगा अंडर रूट ईटा बाई रो। फिर बात आती है स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग्स की। किसकी? स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। सो v बराबर हो गया अंडर रूट टी बाई म्यू। ये क्या हो गया? v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू। ये स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग की बात है। अब यहां पर क्या है कि जैसे कि हमने यहां पर देखा कि कोई सॉलिड था, उसके उस केस पर हम क्या निकाल सकते हैं? अब जो स्ट्रिंग है
अगर हमने उसको स्ट्रेच किया है, क्या किया है? स्ट्रेच किया है, तो स्ट्रेच करने से उस पे टेंशन आएगा। तो अगर हमें टेंशन पता हो, क्या पता हो? अगर हमें टेंशन पता हो और टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ पता हो, उसके बेसिस पर भी एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पर जो वेलोसिटी है वो निकाली जा सकती है। ठीक है? तो अगर हम सॉलिड्स पर जो स्पीड है ट्रांसवर्स वेव की, अगर वो निकालना चाहते हैं, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमें पता हो और रो डेंसिटी ऑफ द मीडियम पता हो, तो v बराबर हम अंडर रूट ईटा बाई रो करके निकाल सकते हैं। दूसरी चीज इस पे कि अगर एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है हमारे पास, तो स्ट्रेच्ड है यानी कि उस पे एक टेंशन मौजूद होगा, तो हम निकाल सकते हैं v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू। म्यू जहां पर है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, म्यू मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग को अगर आपने वर्टिकली हंग किया हुआ है, यानी कि वर्टिकली ऐसे लटकाया हुआ है और उस पे m मास सस्पेंडेड है फ्रॉम द स्प्रिंग, रेडियस जो है स्ट्रिंग की वो कितनी है? r है। जो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्ट्रिंग है वो है रो, और l है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। उस केस में जो स्पीड ऑफ वेव होगी ये बन जाएगी v बराबर अंडर रूट एम जी बाई पाई आर स्क्वायर रो। कैसे? फॉर्मूला यही हम लगाएंगे कि v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू। यहां पर हमें टेंशन चाहिए, तो अब अगर किसी स्ट्रिंग में m मास को लटकाया गया है तो नीचे फोर्स उस पे mg लग रहा होगा, और उतना ही फोर्स इक्विलिब्रियम में अपर डायरेक्शन पर लग रहा होगा, टेंशन। तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट t की जगह पर mg, और नीचे यहां पर अब रो देखिए होता है m बाई ए एल, यानी कि जो m बाई एल है उसको म्यू लिख सकते हैं और इधर बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो ये बन गया v इज इक्वल टू अंडर रूट एम जी बाई पाई आर स्क्वायर रो। अब हम लोग बात करते हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, या हम ये कह सकते हैं जैसे साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्योंकि एग्जांपल है, तो साउंड वेव्स की स्पीड हम अगर निकालना चाहें, तो ये कुछ हमारे एक्सप्रेशंस हैं फॉर द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। जैसे अगर मीडियम सॉलिड है उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड क्या होगी? तो v बराबर होगा अंडर रूट बी प्लस 4/3 ईटा बाई रो। बी यहाँ पर बल्क मॉडुलस है, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और रो है डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। वहीं पर अब ये जो सॉलिड है अगर एक लॉन्ग रॉड के फॉर्म पर हो, तो ये कंडीशंस हैं, ये इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही ये फॉर्मूले लगेंगे। तो अगर एक सॉलिड है और ये लॉन्ग रॉड के फॉर्म पर है, तो v बराबर अंडर रूट वाई बाई रो हो जाएंगे, जहां पर y है यंग्स मॉडुलस और रो है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ये तो पहले ही बता दिया है। अगर ये लिक्विड होगा तो लिक्विड के केस पर v बराबर अंडर रूट बीटा बाई रो हो जाएगा। तो सॉलिड्स पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं आता, तो ये वाला जो टर्म है वो हट जाएगा। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला जो स्पीड ऑफ साउंड है इन अ गैस वो हम ऑब्टेन करते हैं बाय रिप्लेसिंग b विद इनिशियल प्रेशर p ऑफ द गैस, यानी कि b की जगह पर हम p रख देते हैं, तो v बराबर हो जाता है अंडर रूट p बाई रो। ये किस केस पर है? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि मान लीजिए कहीं किसी जगह पर जो गैस का प्रेशर है वो p है और डेंसिटी उसकी रो है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उस पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड वेव कितनी होगी, तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट p बाई रो। बट एक्चुअल में इसमें एक करेक्शन आता है, इसको कि लैप्लास करेक्शन से हम देखते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला है, इसमें एक करेक्शन आता है। तो अब बात आती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी। With rise in temperature, the velocity of sound increases as speed of sound in air increases by 0.61 मीटर पर सेकेंड फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जो एयर है, एयर का जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, 1 डिग्री जैसे ही बढ़ेगा, वैसे ही जो स्पीड है साउंड की वो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी, यानी कि अगर 10 डिग्री का अंतर आया तो 6.1 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये हमारे पास एक आ जाता है रिलेशन v इज इक्वल टू अंडर रूट
गामा RT बाई M। ये एक करेक्टेड फॉर्मूला है, इस पे लैप्लास करेक्शन के बाद ये चीज आई है। सो V बराबर हो गया अंडर रूट गामा टाइम्स RT बाई M। R है जहां पर गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है और M है मास ऑफ द गैस। तो यहाँ पर V हो गया अंडर रूट गामा RT बाई M। क्लियर? अब ये जो है V, यहां से हम देख सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ टेम्परेचर के। सो V2 बाई V1 बराबर अंडर रूट T2 बाई T1। इस रिलेशन का यूज हम कर सकते हैं अगर हमसे ये कह दिया जाए कि इस टेम्परेचर पर वेलोसिटी इतनी थी और अब इस टेम्परेचर पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। नेक्स्ट चीज इस पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर फॉर गैसियस मीडियम। प्रेशर कैसे इफेक्ट डालता है वेलोसिटी ऑफ साउंड पर। तो ध्यान दीजिएगा इस लाइन को कि प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये कंडीशन के साथ आता है। कंडीशन ये है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है, इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तभी इस प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड पर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो प्रेशर का इफेक्ट आता है। फिर बात आती है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। सो व्हेन ह्यूमिडिटी इन एयर इंक्रीजेस, इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। और डेंसिटी जैसे ही घटती है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि ह्यूमिडिटी एयर में जब बढ़ती है तो एयर की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। वरना आपको क्या लगता है कि जो एयर है, एयर में ह्यूमिडिटी भी आ गई तो क्योंकि पानी का कंटेंट बढ़ रहा है, वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ रहा है, तो जो डेंसिटी है वो बढ़ जा रही होगी। नहीं, ह्यूमिडिटी बढ़ने से जो डेंसिटी ऑफ एयर होती है वो डिक्रीज कर जाती है और इसी वजह से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाती है। अब बात है साउंड वेव्स की। हम अब पर्टिकुलरली साउंड वेव्स पर ही बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वाइब्रेशंस। मैकेनिकल वाइब्रेशंस का मतलब है कि इसको एक मटेरियल मीडियम की जरूरत है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होने के लिए। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वाइब्रेशन दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम लाइक एयर, वाटर और सॉलिड्स बाय कंप्रेसिंग एंड एक्सपैंडिंग पार्टिकल्स। इसको हम दो कैटेगरीज पर डिफाइन कर सकते हैं। पहला है इंफ्रासोनिक्स और फिर दूसरा आता है अल्ट्रासोनिक्स। बीच में एक आती है रेंज जिसको हम ऑडिबल वेव्स या ऑडिबल साउंड्स बोलते हैं। तो एक्चुअली इसको हम लोग इस तरीके की कैटेगरीज पर डिफाइन कर सकते हैं, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल वेव्स और अल्ट्रासोनिक्स। और ये जो डिवीजन है वो ह्यूमन के हियरिंग रेंज के बेसिस पर बना हुआ है। तो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कम वाली जो साउंड वेव्स होती हैं वो इंफ्रासोनिक्स कहलाती हैं। वहीं पर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होती हैं वो ऑडिबल वेव्स कहलाती हैं, क्योंकि ह्यूमन हियर इस चीज को सेंस कर सकता है, इन फ्रीक्वेंसीज को। और इससे 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज की जो साउंड वेव्स होती हैं उनको अल्ट्रासोनिक्स बोला जाता है। अब हम यहां पर देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव और हार्मोनिक वेव। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है? तो देखिए, अभी हमने ये चीज देखी कि जो साउंड वेव है उसके पास कुछ वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी हमारी बनती है फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ। और वेव को डिफाइन करते हुए ये शुरुआत की मतलब शुरुआत में ही डिफिनीशन बताई थी कि जो वेव है वो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम कैरी कर सकती हैं। तो ऐसी वेव्स जो अपने साथ एनर्जी या मोमेंटम कैरी कर सकती हैं उनको प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं, क्योंकि हमारे कुछ अलग तरीके की वेव्स होती हैं जिनको कि स्टैंडिंग वेव्स बोला जाता है। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव वेव की। प्रोग्रेसिव वेव की जो वेलोसिटी होती है वो होती है न्यू टाइम्स लैम्डा। न्यू जहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है। इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू निकल कर आती है, जिसको कि हम 2 पाई बाई कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। और इसको ही हम देखो फ्रीक्वेंसी की जगह पर लिखा जा सकता है वी बाई लेमडा, तो ओमेगा बराबर 2 पाई वी बाई लेमडा भी लिखा जा सकता है। यानी कि आपके सामने कुछ फॉर्मूले होंगे, अब उनका ही यूज कर करके बाकी हमें फॉर्मूले वगैरह लिखने हैं। सो द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव और सिंपल हार्मोनिक वेव
traveling along positive direction of x axis is y is equal to a sin ओमेगा t minus kx। तो y बराबर हो जाएगा a sin ओमेगा को कॉमन ले लिया है, और ऐसा करने के बाद यहां पर क्या है कि v हमारा ओमेगा बाई के होता है, तो जब ओमेगा को कॉमन लिया तो यहां पर ओमेगा आ गया होगा, और पहले से के पहले से था, तो ओमेगा बाई मतलब के को आ गए ले गए नीचे, तो ओमेगा बाई के को लिख दिया गया है v, यानी कि y बराबर हो गया a sin ओमेगा टाइम्स t माइनस एक्स बाई वी। फिर है ये y इज इक्वल टू a sin 2 पाई बाई कैपिटल टी टाइम्स t माइनस एक्स कैपिटल टी बाई लेमडा। और ये जो फॉर्म है ये भी इसी से ही निकला हुआ है, ये भी इसी से ही निकला हुआ है। बस क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, या ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, इनका यूज करके हम इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बना रहे हैं। यानी कि एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके का फॉर्म लिखकर आ सकता है और आपको घबराना नहीं है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है इसको आपको सीखना है। जैसे यहां पर क्या किया, इस ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी ही तो लिख दिया है, और ये देखो ये वाला जो टी है वो वैसा का वैसा ही है, एक्स जो है वैसा का वैसा ही है। ये जो वी है, इस वी की जगह पर लेमडा बाई कैपिटल टी यूज कर लिया, तो यहाँ पर लेमडा और नीचे जो टाइम पीरियड था वो चला गया ऊपर। तो ये हो गया y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लेमडा इन ब्रैकेट vt माइनस एक्स। हेयर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज a। अब ये जो y है ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि ऑसिलेशंस के केस में एम्पलीट्यूड हम लोग बोल रहे थे कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहां पर भी अब ये जो y बराबर a साइन 2 पाई बाई लेमडा vt माइनस एक्स है, एक्चुअली ये क्या है कि वेव में एट टाइम t एंड एट पोजीशन x जो पार्टिकल है उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस इक्वेशन से। तो ये बन गया y इज द y का जो एम्पलीट्यूड है वो a है, तो dy बाई dt अगर हम निकालते हैं तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकल कर आता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम dy बाई dt निकालते हैं यानी कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं या इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं या इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकल कर आता है। तो v बराबर हो गया dy बाई dt बराबर a ओमेगा cos 2 पाई बाई लेमडा इन ब्रैकेट vt माइनस एक्स। अब क्या कर सकते हैं, dy बाई dt की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो a ओमेगा के बराबर होगी, जिसको कि 2 पाई न्यू टाइम्स a, न्यू जहां पर फ्रीक्वेंसी है। अब ओमेगा की जगह पर आ गया है 2 पाई न्यू, तो ये जो dy बाई dt की मैक्सिमम वैल्यू है इसको अगर आप चाहें तो वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। तो dy बाई dt मैक्स इसी को लिखा जा सकता है 2 पाई v a बाई लैम्डा। क्लियर? तो वो जो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है और जो वेव की फ्रीक्वेंसी है वो यहां पर कॉमन बन जाती है। फ्रॉम द इक्वेशन, यानी कि हम जो बोलते हैं वो की फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, तो वो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और वेव की फ्रीक्वेंसी सेम ही चीज हो रही होती है। सो फ्रॉम इक्वेशन v बराबर dy बाई dt a ओमेगा cos 2 पाई बाई लेमडा vt माइनस एक्स, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अगर हम निकालना चाहें एट पोजीशन x एंड एट टाइम t, तो d2 बाई dt2 बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन 2 पाई बाई लेमडा इन ब्रैकेट vt माइनस एक्स। फिर है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। ये सबसे पहली बात तो ये होते क्या है और इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का मीनिंग ये है कि मान लीजिए कि आपके सामने दो वेव है, एक कुछ इस तरीके की ब्लैक कलर की और दूसरी एक रेड कलर की। तो जिस समय ये रेड वाली जीरो हो रही है उस समय ये जो ब्लैक वाली है वो मैक्सिमम हो रही है। तो फेज दोनों के डिफरेंट है, फेज दोनों के डिफरेंट है। तो इन्हीं फेज का जो अंतर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस का मतलब होता है कि जो हम एक्स की बात कर रहे हैं कि इस जगह पर कितना होगा अंतर उनमें, उनके पाथ में, वो हम पाथ डिफरेंस बोलते हैं। सो फेज डिफरेंस बराबर हो जाता है 2 पाई बाई लेमडा टाइम्स पाथ डिफरेंस। जैसे कि अगर मैं यहां तक इसको
मान लीजिए कैलकुलेट करूँ, इस यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ ऐसे, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ और फिर देखूँ कि इसका कितना पाथ है यहाँ से यहाँ तक। तो लैम्ब्डा के टर्म्स पर लिखा जा सकता है, ये हो गया देखो लैम्ब्डा, रेड वाला हो गया 1 लैम्ब्डा, और वहीं पर जो ये ब्लैक वाला है, ये लैम्ब्डा से थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पाथ डिफरेंस लैम्ब्डा के टर्म्स पर देखते हैं और फेज डिफरेंस जो एंगल है उसके टर्म्स पर देखते हैं। सो फाई बराबर बन जाता है 2 पाई एक्स बाई लैम्ब्डा, यानी कि अगर हम चाहें तो पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं फाई लैम्ब्डा बाई 2 पाई। फेज डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, अगर हमें टाइम डिफरेंस पता हो तो 2 पाई बाई कैपिटल टी टाइम्स टाइम डिफरेंस हो जाता है, यानी कि फाई बराबर 2 पाई टी बाई कैपिटल टी, ये फेज डिफरेंस कहलाएगा। और स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी फाई बाई 2 पाई, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये रिलेशन हो गया, यानी कि टाइम डिफरेंस टी बराबर कैपिटल टी बाई लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस, ये भी हमारे पास एक रिलेशन निकलकर आ जाता है, जो कि टी बराबर कैपिटल टी एक्स बाई लेमडा, यानी कि एक्स बराबर लेमडा टी बाई कैपिटल टी, ये हो गया। तो इस तरीके से हमने फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच में रिलेशन देख लिया। अब बात आती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या बताता है हमें? सो two or more waves can traverse the same space independently of one another. The resultant displacement of each particle of the medium at any instant is equal to the vector sum of displacements produced by the two waves separately. This principle is called principle of superposition of waves. अब इतनी चीज जो लिखी हुई है इसका क्या मीनिंग है? आपने वेक्टर्स के केस में पढ़ा है एफ नेट बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3। अगर F हमारे फोर्स वेक्टर है तो किसी पार्टिकल पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल। सो एफ नेट बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसा करते हैं। तो यहां पर भी कुछ वैसा ही है, वेव्स को हम लोग एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं। तो अगर किसी जगह पर किसी स्पेस पे हमें रिजल्टेंट वेव की बात करनी है तो हमें उनका सुपरपोजिशन लेना पड़ेगा, यानी कि वेक्टर सम लेना पड़ेगा। और अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही डायरेक्शन पर है तो हम उसको सीधे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। बट ध्यान दीजिएगा कि ये जो है इनके इनके ये y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, कुछ इस तरीके, सॉरी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ इस तरीके के फॉर्म के होते हैं। तो जब इस तरीके के फॉर्म के हैं तो यहाँ पर भी y1 y2 y3 ये भी इस तरीके के फॉर्म के होंगे, और इनको फिर ऐड करके हमें देखना होता है, फिर से एक वेव वाली इक्वेशन बनानी पड़ती है जिससे कि एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता है हमें और फेज मिलता है। तो इंटरफ्रेंस ऑफ वेव्स में हम यही कर रहे होते हैं कि जो वेव है उनका सुपर इम्पोज कराकर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो निकालने की कोशिश करते हैं और जो फेज है वो निकालने की कोशिश करते हैं। सो व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ ट्रेवलिंग अलोंग सेम डायरेक्शन सुपर इम्पोज ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जब सुपर इम्पोज करते हैं तो वो उस मीडियम में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि याद करिए जो वेव्स है वो एनर्जी ही ट्रांसमिट कर रही होती है, तो जो उनके साथ एनर्जी ट्रेवल कर रही होती है उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो एट अ गिवन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू वेव्स बी, मान लेते हैं कि एक वेव की वजह से है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और दूसरी की वजह से है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा y बराबर y1 प्लस y2 a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ पर एक्चुअली जो पार्टिकल का ऑसिलेशन है उसको ले लिया गया है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पार्टिकल के ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, सो हमने किसी पोजीशन पर कंसीडर किया है, ये यहाँ पर लिखा है ना कि एट अ गिवन पोजीशन एक्स बीइंग कांस्टेंट, हम उसको मानकर चल रहे हैं कि हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर बात करें तो पर्टिकुलर पोजीशन पर अब दोनों की वजह से कुछ इस तरीके से होगा, है कि नहीं? सो जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5।
यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा a2 sin phi बाई a1 प्लस a2 cos phi। ये चीज आप पहले ही देख चुके हैं क्योंकि ये उस एक सिंगल पार्टिकल के ऑसिलेशन की बात हो गई। फिर बात आती है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। सो व्हेन द वेव मीट अ पॉइंट विद सेम फेज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज ऑब्टेन्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग का, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पर आई आएगा, टाइपो। यानी कि जब दोनों वेव्स मिल रही होती हैं किस तरीके से, सेम फेज पर, या जो उनके बीच का फेज डिफरेंस है वो कुछ इस तरीके का हो, 0 डिग्री या 2πn के टर्म्स पर हो, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हमें मिलता है उस पॉइंट पर वो मैक्सिमम मिलता है, यानी कि ए मैक्स a1 प्लस a2 होता है। सो व्हेन द वेव मीट्स अ पॉइंट विद अपोजिट फेज, तो उस समय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और उसकी कंडीशन ये है कि फेज डिफरेंस जो होगा या तो 180 डिग्रीज हो या फिर 2n-1 टाइम्स पाई के मल्टीपल पर हो। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट दैट ऑब्जर्वेशन वो होता है मिनिमम, यानी कि ए मिनिमम बराबर a1 माइनस a2। फिर बात आती है इंटेंसिटी की। तो वेव के लिए जो इंटेंसिटी डिफाइन है वो वेव की एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द इंटेंसिटी ऑफ वेव इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय द वेव्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, नॉर्मली अक्रॉस अ सरफेस एट द गिवन पॉइंट। यानी कि एक यूनिट एरिया से एक सेकंड में कितनी एनर्जी पास हो रही है वही इंटेंसिटी होती है। और इंटेंसिटी को हम लोग देखते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के होती है। यानी कि I1 बाई I2 इक्वल टू A1 बाई A2 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन का यूज हम कर सकते हैं। लेट अस सपोज I1 और I2 जो इंटेंसिटीज हैं वो इंटरफेयरिंग वेव्स की इंटेंसिटी है। फाई जो है वो है फेज डिफरेंस। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें मिलती है वो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई होता है। अब ये कैसे निकल कर आया? ये इस रिलेशन की हेल्प से निकल कर आया है। और अभी जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का रिलेशन था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। सो अभी हमें पता है कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड है। तो अगर मान लेते हैं कांस्टेंट 1 है फॉर सिंप्लिसिटी, तो इंटेंसिटी बराबर हो जाएगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। और उस केस में A1 स्क्वायर की जगह पर I1 आ जाएगा, A2 स्क्वायर की जगह पर I2 आ जाएगा, ए स्क्वायर की जगह पर I आ जाएगा, और A1 और A2 जो यहाँ पर लिखे थे तो रूट I1 रूट I2 आ जाएगा, यानी कि 2 रूट I1 I2 कॉस फाई, ये बन गया। इसी में अगर हम बात करें मैक्सिमम इंटेंसिटी की, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशन क्या बन जाएगी कि फॉर फाई बराबर 2πn, यानी कि क्योंकि ये देखिए कॉस फाई है, तो ये मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो कॉस फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। और कॉस फाई की वैल्यू 1 कब होगी? जब 0 हो, 2π हो, इस तरीके से हो, तो जो हमारी वैल्यू है इसकी कॉस फाई की वो 1 होगी। यानी कि फाई को इस चीज को फॉलो करना चाहिए जहां पर n हो सकता है 0 1 2 3 इस तरीके से। सो आई मैक्स बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, यानी कि इस चीज को लिखा जा सकता है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, यानी कि वही है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से विद द सेम प्रोसेस ए मिनिमम बन जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2। क्यों? क्योंकि कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो -1 कब मिलेगा हमें? जब पाई हो, 3π हो, 5π हो, इस तरीके के लिए। यानी कि फाई की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई हो, और n की वैल्यू फिर यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो n है वो हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से आप रखते जाए। अभी थोड़ी देर पहले 2n माइनस 1 पाई देखा होगा, तो वहां पर n की वैल्यू हम लोग 1 से ले रहे थे, यहां पर हम n की वैल्यू 0 से ले रहे हैं। सो इस पे भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। सो आई मिनिमम हो गया रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। फाई की वैल्यू हमने 2n प्लस 1 पाई ऐसे करके लिख दी, और यहां पर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही। अब बात आती है पावर की। सो इफ P इज पावर ऑफ अ साउंड सोर्स,
then intensity I follows inverse square law of distance d. यानी कि I बराबर P बाई 4πd² होता है। कैसे? पावर जो होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। और अगर हम लोग डिवाइड कर दें उसको एरिया से, तो क्या बन जाएगा? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, जिससे कि वो इंटेंसिटी कहलाएगा। सो I बराबर हो जाएगा पावर डिवाइडेड बाई एरिया। तो ये हो गया I बराबर P डिवाइडेड बाई 4πd²। डी है जो सोर्स है, सोर्स से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पर कि हम पावर जहां पर हम इंटेंसिटी देखना चाहते हैं। सो सोर्स की पावर हो गई P, और जिस जगह पर हम इंटेंसिटी देखना चाहते हैं वो सोर्स से उसकी डिस्टेंस हो गई D। तो एक स्फेयर की तरह हम कंसीडर कर रहे हैं, और उस स्फेयर का जो पूरा एरिया होगा वो 4πd² होगा। सो I बराबर हो गया P बाई 4πd²। तो आइए इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग करते हैं। तो आइए अब हम लोग जो वेव्स हैं उसकी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर वेव मोशन? ऑप्शन है आपके पास। ए, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू ऑल मीडियम्स। ऑप्शन बी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड्स ओनली। ऑप्शन सी है मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड्स ओनली। और ऑप्शन डी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम। तो वेव्स के लिए शुरुआत में ही हमने बताया था कि कौन सी वेव कहां पर ट्रेवल करती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके के मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। सो उसी के बेसिस पर यहां पर आपको आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कि मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड्स ओनली। ये जो लिखा हुआ है मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव भी होती है जिनको मीडियम की जरूरत ही नहीं होती। क्लियर? सो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव का मतलब है कि उसको मटेरियल मीडियम की जरूरत है। ये ऐसी ट्रांसवर्स वेव है, तो ये प्रोपोगेट करती हैं थ्रू सॉलिड्स ओनली। जैसे कि मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव की हम बात करें तो इसको एक मीडियम की जरूरत होती है जिसपे कि शियर स्ट्रेंथ मौजूद हो। सो सॉलिड्स हैव शियर स्ट्रेंथ बट लिक्विड्स एंड गैसेस डू नॉट। यानी कि जो ईटा होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो मौजूद होता है सॉलिड्स पर, जबकि लिक्विड्स और गैसेस पर नहीं होता है। सो देयरफॉर मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स। और ये जो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है ये लिक्विड की सरफेस में बन सकती हैं। किस पे बन सकती हैं? लिक्विड्स के सरफेस पर, बट बल्क में नहीं बन सकती लिक्विड के। Longitudinal waves such as sound waves can travel through solid, liquid and gases because they rely on compressions and rarefaction of the medium। तो ये मैटर का कोई भी फॉर्म हो, कोई भी स्टेट हो, उसमें ये चीज सपोर्ट करती है। यानी कि बल्क मॉडुलस की बात आ रही है तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों पर ये चीजें होती हैं फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू अ वैक्यूम बिकॉज दे रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। तो मैकेनिकल वेव्स जितनी भी हैं वो प्रोपोगेट नहीं कर सकती वैक्यूम पर, बट जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो वैक्यूम से भी ट्रेवल कर जाती हैं, क्योंकि उनके जनरेट होने का तरीका ही अलग है, ट्रेवल करने का तरीका ही अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ साउंड वेव इज पासिंग थ्रू एयर कॉलम इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। इन कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास। डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बी बॉयल्स लॉ इज ओबेड, सी बल्क मॉडुलस ऑफ एयर ऑसिलेट्स, और डी है देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। तो साउंड वेव की बात हो रही है और वो एक एयर कॉलम से पास हो रहा है। अब वहां से पास हो रहा है यानी कि कंप्रेसर और रेयरफैक्शन हो रहा होगा। तो इन कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, जो लगातार वाले कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है, उनमें हमें क्या दिखाई देता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, देयर इज नो हीट ट्रांसफर। इसमें क्या आएगा? देयर इज नो हीट ट्रांसफर। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है? देयर इज नो हीट ट्रांसफर ऑफ हीट या देयर इज नो ट्रांसफर हीट ट्रांसफर, इसका मीनिंग ये है, so there is no transfer of heat from compression to rarefaction as air is a bad conductor of heat and time of compression and rarefaction is too small।
तो उस केस में जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं हो पाती, इसी वजह से न्यूटन वाले फॉर्मूले में एक करेक्शन आया जिसको कि लैप्लास करेक्शन बोलते हैं, और उस पे गामा वाला टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। तब जाकर करेक्ट वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ वेव निकल कर आ रही थी। फिर है अब यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम विद अ स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड enters into another medium where its speed is 2v मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इन द सेकंड मीडियम इज, ऑप्शन है आपके पास ए लैम्डा, बी लैम्डा बाय 2, सी 2 लैम्डा और डी 4 लैम्डा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी वेव हो जब मीडियम बदलती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। वेवलेंथ और स्पीड बदल जाएगी बट फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, चाहे जिस तरीके की भी वेव हो। और यही यही एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए आपको सारी चीजें यहाँ पर निकालनी है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी 2 लैम्डा। तो फर्स्ट मीडियम पर अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो एफ बराबर हो जाएगा सी बाई लेमडा। सी जहां पर स्पीड ऑफ लाइट होती है, बट यहां पर क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट नहीं, यहां पर तो हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं, तो यहां पर स्पीड ऑफ वेव रख लेंगे जो कि हो जाएगी वी। तो वी बाई लेमडा बन गया। इट रिमेन्स द सेम इन सेकेंड मीडियम, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है। तो एफ प्राइम बराबर हो जाएगा एफ, जहां से हम क्या कर सकते हैं, वी प्राइम बाई लेमडा प्राइम बराबर हो जाएगा, देखो वी प्राइम की जगह पर रख दिया हमने 2v। यहां से अब हम क्या करेंगे, 2v बाई लेमडा प्राइम जो है, ये 2v बाई लेमडा प्राइम, इसको कर देंगे बराबर v बाई लेमडा के। v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, लेमडा प्राइम बराबर 2 लेमडा निकलकर आ जाएगा। सो ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाने पर, मतलब या एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर, मीडियम के चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, v और लेमडा बदल जाते हैं, और इस तरीके से बदलते हैं कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, when tension of a string is increased by 2.5 Newton, the initial frequency is altered in the ratio 3:2. The initial tension in the string is, ऑप्शन है आपके पास, ए 6 न्यूटन, बी 5 न्यूटन, सी 4 न्यूटन एंड डी 2 न्यूटन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो टेंशन स्ट्रिंग में इंक्रीज हो गया बाय 2.5 न्यूटन, यानी कि इतना ऐड हो गया, 2.5 न्यूटन ऐड हो गया जितना भी था पहले। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो है वो अल्टर हो गई 3:2 पे। तो इनिशियल टेंशन कितना था स्ट्रिंग पर, ये हमें बताना है। यानी कि इतना टेंशन पे बदलाव आने पर जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कुछ ऐसा चेंज आया, इस रेशियो से चेंज आया। तो इनिशियल टेंशन कितना रहा होगा स्ट्रिंग का? ऑप्शन आपके पास यहां पर 4 है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी 2 न्यूटन, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के। तो न्यू1 बाई न्यू2 बराबर हो जाएगा √T1 बाई T2। यहां पर हमने लिख लिया 3/2, क्यों? क्योंकि इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी थी और जो फाइनल फ्रीक्वेंसी थी उसका रेशियो 3:2 हो गया, क्योंकि यही दिया हुआ है कि द इनिशियल फ्रीक्वेंसी इज अल्टर्ड इन द रेशियो 3:2, यानी कि पहले अगर 3 था तो अब 2 हो गया, कुछ इस तरीके से बदल गया। तो वही चीज हमने यहां पर लिख ली। अब जो इनिशियल हमारे पास टेंशन था, मान लेते हैं अगर वो टी था, तो ये क्या हुआ अब यहां पर कि टेंशन जो है स्ट्रिंग पर वो इंक्रीज हो गया बाय 2.5 न्यूटन। तो ये बन जाएगा 9/4 इक्वल टू 1 + 2.5 बाई टी, और ये हो गया 2.5 बाई टी बराबर 5/4। ठीक है। फिर यहां से हम निकाल सकते हैं इसको, टी बराबर 2 न्यूटन। इस क्वेश्चन को देखिए, द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 460 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम एट द सेम टेम्परेचर विल बी, एज्यूम बोथ गैसेस टू बी आइडियल। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर ए बी सी एंड डी। अब ध्यान दीजिए, एक डायटमिक है और एक मोनोएटमिक है। तो इसके बेसिस पर भी हमने अभी फॉर्मूला एक देखा था। इसका करेक्ट आंसर होगा डी वाला, 1420 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड ऑफ साउंड होता है v बराबर √γ RT/m। तो अब यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए
m जो है वो मोलर मास है, तो वो हो जाएगा 32। गामा हो जाएगा 7/5 क्योंकि ये डायटमिक है। सो VO2 बराबर हो गया √7/5 RT और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 32 m, मतलब m की जगह पर मोलर मास जो है वो 32 आ गया। वहीं पर हीलियम जो है उसका मोलर मास 4 होता है और ये मोनो एटमिक है, इसका गामा होता है 5/3। रेशियो ले लेंगे तो VO2 बाई VHE बराबर हो जाएगा √7/5, 3/32 और 4/5, मतलब इस तरीके से मल्टीप्लाई करके अगर आप लिखें तो 3 इंटू 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 32 इंटू 5। सॉल्व करने पर ये हमारा निकल कर आ जाएगा VHE अराउंड 1420 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टेक्स 2 seconds for a sound wave to travel between two fixed points when the day temperature is 10 degrees centigrade. If the temperature rises to 30 degrees centigrade, the sound wave travel between the same fixed point is। तो ऑप्शन है A 1.9 सेकंड, B 2 सेकंड, C है 2.1 सेकंड और D है 2.2 सेकंड। अब गौर से देखिए, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी और स्पीड के बढ़ने पर जो समय है वो कम लगेगा। तो ये क्वेश्चन जो है उसको आपको हो सकता है पूरा सॉल्व भी ना करना पड़े और आंसर निकल कर आ जाए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1.9 सेकेंड्स। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखते तो बी, सी और डी इन तीनों में ही क्या लिखा हुआ था, टाइम ग्रेटर देन 2 सेकेंड्स। और क्योंकि हमें पता है कि इस टेम्परेचर के बढ़ने पर स्पीड जो है साउंड की वो बढ़ जाती है, तो जो टाइम है वो कम लगेगा 2 सेकेंड से, और 2 सेकेंड से कम समय लगेगा, यानी कि ऑप्शन 4 में से सिर्फ पहला वाला जो था जिसपे कि 2 सेकेंड से कम समय था, यानी कि वही वाला करेक्ट हो गया। एक तो ये तरीका है, बाकी दूसरा तरीका जो है वो ये है कि लेट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट बी डी, देन टी बराबर हो जाएगा डी बाई वी। और हम जानते हैं जो वेलोसिटी ऑफ द वेव होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के, जहां पर टी टेम्परेचर। सो टी वन बाई टी टू बराबर हो जाएगा वी टू बाई वी वन बराबर अंडर रूट टी टू बाई टी वन। तो 2/T2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 303/283। तो T2 बराबर 1.9 सेकेंड्स निकलकर आ जाएगा। आप इस यहां पर वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अ वेव इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर साइन पाई टाइम्स t बाई 5 माइनस x बाई 9 प्लस 1/6, where x is in centimeter and t is in seconds. Which of the following is true? ऑप्शन है आपके पास ए लेमडा बराबर 18 सेंटीमीटर, v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, ए बराबर 0.4 मीटर और डी है एफ बराबर 50 हर्ट्ज। कौन सा करेक्ट आंसर होगा इस पे? तो ये वेव इक्वेशन दी हुई है और ये वेव इक्वेशन को हमें कंपेयर करना होगा कि स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से, तब जाकर हमें पता चलेगा कौन सी इस पे करेक्ट वैल्यू हमें मिल रही है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए लेमडा बराबर 18 सेंटीमीटर। कैसे निकाला? तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम अगर चाहें तो लिख, ये जो सेंटीमीटर है इसको अभी अगर यहां से हटा दें तो लिखा जा सकता है सीधा सीधा y इज इक्वल टू 4 साइन इन ब्रैकेट पाई टाइम्स t बाई 5 माइनस x बाई 9 प्लस 1/6। सो स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन कैन बी रिटन एज y बराबर a साइन इन ब्रैकेट ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। तो y बराबर हो जाएगा a साइन 2 पाई बाई कैपिटल T टाइम्स t माइनस 2 पाई बाई लेमडा x प्लस 5। इस इसको हमने पहले ऐसे लिख लिया और फिर क्या किया, पाई को लेंगे कॉमन, उसके बाद फिर कंपेयर करेंगे इससे। तो पहली और दूसरी ये जो इक्वेशन है इनको आप कंपेयर करिए, तो ए हमें मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये जो ए है एम्पलीट्यूड वो हो गया 4 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी एफ बराबर हो जाएगा 1 बाई टाइम पीरियड। तो यहां पर देखिए ये जो 1/10 है इसको जब आप निकालेंगे तो ये 0.1 हर्ट्ज हो जाएगा। वेवलेंथ, इससे जब आप कंपेयर करेंगे इसको तो आपको मिलेगा लेमडा बराबर 2 टाइम्स 9 यानी कि 18 सेंटीमीटर, और यही फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेलोसिटी v बराबर एफ लेमडा करके निकाल सकते हैं फिर आप इसका मल्टीप्लाई कराकर, जो कि 1.8 सेंटीमीटर पर सेकंड निकल कर आएगी।
सो करेक्ट आंसर लैम्डा बराबर 18 सेंटीमीटर हो गया, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया था। कैसे किया इसको कंपैरिजन? पाई कॉमन ले लीजिए, फिर कंपेयर कर लीजिए इसको। तो जब आप पाई कॉमन ले लेंगे तो 1/5 बराबर 2/T होगा, और वहीं से ये सारी चीजें आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखिए। A wave equation which gives the displacement along y direction is given by y is equal to 0.001 मीटर sin 100t plus x, जहां पर x एंड y जो है वो मीटर्स पर है, t जो है वो सेकंड्स पर है। तो ये वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वैसा ही है जैसा पिछला क्वेश्चन था कि फ्रीक्वेंसी इसकी 100 बाई पाई हर्ट्ज है, वेवलेंथ 1 मीटर है, या ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 50 बाई पाई मीटर पर सेकंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पर, या फिर ये ट्रेवल कर रही है 100 मीटर पर सेकंड से इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। क्या है इसका आंसर? तो इसको भी हम लोग कंपेयर करके ही निकालेंगे। सो पहले तो इसको देख लेते हैं, इसका जो आंसर डी है, ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। कंपेयर करिए इस इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ए बराबर निकल कर आ जाएगा 0.001 मीटर, और ओमेगा निकल कर आ जाएगा 100 सेकंड इनवर्स। तो के बराबर यहां पर निकल कर आ रहा है 1 मीटर इनवर्स। न्यू बराबर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी कि 50 बाई पाई हर्ट्ज। ये न्यू निकल कर आया है। फिर उसी तरीके से लैम्डा, इसका यूज करके हम निकालेंगे लैम्डा। तो 2 पाई बाई के होता है, यानी कि 2 पाई मीटर। इस रिलेशन से ये निकाला गया है, इस रिलेशन से ये निकाला गया है, ध्यान दीजिएगा। v बराबर होता है ओमेगा बाई के, तो 100 डिवाइडेड बाई 1 मीटर करेंगे तो यानी कि बन जाएगा ये मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या किया, 100 सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 मीटर इनवर्स कर दिया, तो ये 100 मीटर पर सेकंड निकल कर आ गया। तो इस तरीके से जो ये है हमारा जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकंड है। डायरेक्शन किधर है? स्पीड एक्चुअली में पता चल गया कि 100 मीटर पर सेकंड है, उसकी डायरेक्शन भी लिखी हुई है, तो तभी बोला जा रहा है वेलोसिटी। तो इधर मैग्नीट्यूड और उसका इधर डायरेक्शन है कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन पर है। कैसे पता चल रहा है? तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन पर जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पर जा रही है, ये हमें पता चलता है इसके फेज को देखकर। जब ओमेगा टी प्लस एक्स लिखा हुआ है, दोनों ही सेम साइन के साथ लिखे हुए हैं, उस केस में जो वेव है वो निगेटिव साइड पर जाती है, निगेटिव एक्सिस पर। जब इसमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता, तो वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रही होती। इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो क्योंकि दोनों में ही ये जो फेज में लिखा हुआ है टर्म, वो दोनों ही पॉजिटिव में लिखे हुए हैं, इस वजह से हम ये कहेंगे कि सेम साइन है, तो इस वजह से ये निगेटिव पर जा रही है। इस तरीके से पहचानने का तरीका है। सो आई होप जो मैंने चीजें आपको बताई हैं समझ पर आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।